हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृषक आंदोलन। आधुनिक काल में 1857 के बाद का कृषक आंदोलन। हम कृषक आंदोलन को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक 1857 के बाद का कृषक आंदोलन, दूसरा 20वीं सदी के कृषक आंदोलन और तीसरा पार्ट होगा 1930 से 1940 के बीच का कृषक आंदोलन। तो हम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कृषक आंदोलन। ध्यान रखेंगे कि जो छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि विद्रोह कब और कहाँ हुआ था, जिसको मैं ये बोर्ड के माध्यम से आपको डिनोट किए हुए हैं कि 1857 के बाद के आंदोलन हुए थे। वो था नील आंदोलन, पौना विद्रोह, दक्कन या मराठा विद्रोह, फड़के आंदोलन तथा कूका आंदोलन। ये क्षेत्र भी दिए गए हैं कि कौन सा आंदोलन कब और किन क्षेत्र में हुआ था। तो हम इसको पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहते हैं, और कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट सारे आंदोलनों पर फोकस करेगा। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक नीति थी, अंग्रेजों के औपनिवेशिक नीति का शिकार या उनके शोषण नीति का कहर सभी वर्गों पर बरपा है। उसे शिल्पी, उद्यमी, जमींदार तथा किसान भी रहे, लेकिन सर्वाधिक औपनिवेशिक नीति का शिकार या अंग्रेजों की औपनिवेशिक शोषण नीति का कहर किसानों पर ही बरपा। ध्यान रखेंगे कि 1857 के किसान आंदोलन ये बगान मालिकों जिसमें देसी भी थे और अधिकांश विदेशी भी थे। तो किसानों का आंदोलन बगान मालिकों के खिलाफ हुआ। ये देसी या विदेशी साहूकारों के विरुद्ध था और यह जमींदारों के विरुद्ध था। ये किसान ये किसी प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं लड़ रहे थे। ये लोग यथा स्थिति को बनाए रखने के लिए लड़ रहे थे, जबकि 1857 के पहले के जो भी आंदोलन थे वे सीधे सत्ता को चुनौती दे रहे थे। इस समय के आंदोलनकारियों ने या किसान आंदोलन के नेताओं ने कभी भी सत्ता को सीधे चुनौती नहीं दी कि हम लगान नहीं देंगे, अर्थात लगान वसूली के अधिकार को चुनौती नहीं दी गई थी, बल्कि सामंती जो वसूलियां हो रही थी, सामंतों के द्वारा जो किसानों पर अत्याचार हो रहा था, उन अत्याचारों के विरुद्ध था। आप जानते हैं कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि किसान औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को समझ नहीं पाए, उनके समझ का अभाव था। यद्यपि इस औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक नया बौद्धिक वर्ग जरूर उभर रहा था, जो आगे चलकर किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया। ध्यान रखेंगे कि किसान इस आंदोलन में कुछ गुमराह भी हुए। उनकी मांगे थी कि हमें सामंती वसूलियों तथा उनके अत्याचार से मुक्त किया जाए, बेदखली को समाप्त किया जाए, और कुछ गुमराह भी हुए। उन्होंने जमींदारों साहूकारों के खिलाफ संघर्ष भी किया और कुछ ने डकैती भी शुरू किया था। हम इनको एक सारांश रूप में एक शेर के माध्यम से आपसे बताना चाहते हैं कि कोई खुशियों की राह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया, कोई खुशियों की राह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोआ। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। यही स्थिति इस समय के किसान आंदोलनकारियों की थी। हम पढ़ने जा रहे हैं कि
कुछ जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए उनका थोड़ा सा विस्तार देना चाहते हैं। ये पहला पढ़ेंगे नील आंदोलन। 1859 से 60 तक ये बंगाल के नदिया जिले में यह आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के पीछे वही जो देशी और विदेशी बागान मालिक थे, नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ था। इसमें हुआ यह था कि कपास की कीमत कम लगाई जाती थी, नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन एक भारतीय डिप्टी कमिश्नर हेमचंद्राकर, ध्यान रखेंगे कि हेमचंद्राकर को एक सरकारी आदेश पढ़ने में एक मिस्टेक हो गया। उन्होंने आदेश में पढ़ दिया कि जमीन पर रैयतों का कब्जा रहेगा और वे अपनी मर्जी की फसल उगा सकते हैं। यही आधार नील आंदोलन का था। ध्यान रखेंगे कि इस नील आंदोलन ये भारतीय इतिहास का प्रथम कृषक का आंदोलन था। भारतीय इतिहास का ये प्रथम कृषक आंदोलन शुरू हो गया। ये विशेषकर ये नील बागान मालिकों के विरुद्ध था। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय विश्वास बंधुओं दिगंबर और विश्व विश्वास ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और भारतीय किसानों पर जो अत्याचार हो रही थी, जिस पीड़ा को वो सह रहे थे, उसका स्पष्ट उल्लेख दीनबंधु मित्र ने अपने एक नाटक नील दर्पण में किया है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दीनबंधु मित्र का नाटक क्या नाम क्या है? नील दर्पण। इस नील दर्पण में ये किसानों के दुखों को, उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को दर्शाया गया है। इसलिए यह नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि दीनबंधु मित्र का नाटक का नाम है नील दर्पण। ध्यान रखेंगे कि अप्रैल 1860 में ये भारतीय इतिहास का प्रथम कृषक आंदोलन ये नील आंदोलन था। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं पवना विद्रोह 1873 से 76। ध्यान रखेंगे कि पवना जिला अपनी पटसन की खेती, ये पवना अपने पटसन की खेती के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहां पर पटसन की खेती होती थी, लेकिन जमींदार यहां पर निर्धारित भू राजस्व की दर से अधिक ले रहे थे, छोटी माप का प्रयोग कर रहे थे। भू मापने के लिए रस्सी को भिगो देते थे, छोटी माप का प्रयोग कर रहे थे और इनका प्रयास था, कोशिश थी बेदखली, अर्थात जमीन से किसानों को बेदखल करने की साजिश कर रहे थे। किसानों ने इस आंदोलन में नारा दिया था कि हम सिर्फ महारानी की ही रैयत होना चाहते हैं। इस किसान की मांग को लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कैम्पबेल, उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के कैम्पबेल और राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी किसान आंदोलन के मांगों का समर्थन किया था। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं दक्कन का विद्रोह, या इसको बोलते हैं मराठा का विद्रोह। यह महाराष्ट्र प्रांत में हुआ था। ध्यान रखेंगे कि यह विद्रोह ये मारवाड़ी साहूकारों के विरुद्ध था। दक्कन का विद्रोह मारवाड़ी साहूकारों के विरुद्ध था। तत्कालीन कारण यह था कि कालूराम नामक एक महाजन ने एक किसान
बाबा साहिब देशमुख, कालूराम महाजन ने बाबा साहिब देशमुख के खिलाफ बेदखली का कोर्ट से ऑर्डर ले लिया था और इसी पर वह बाबा देशमुख की जमीन पर कब्जा कर रहा था, उनके घर पर कब्जा कर रहा था। विद्रोहियों ने बड़े पैमाने पर एक आंदोलन कर दिया था और सरकार ने दक्कन कृषक राहत अधिनियम, दक्कन कृषक राहत एक्ट 1879 के द्वारा इस आंदोलन का अंत कर दिया। अर्थात दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 के द्वारा किसानों को सुरक्षा दी गई और ये विद्रोह समाप्त हो गया। वास्तव में इस विद्रोह की पृष्ठभूमि पूर्णा सार्वजनिक सभा, ये पूर्णा सार्वजनिक सभा के माध्यम से एमजी रनाडे ने तैयार की थी। महादेव गोविंद रनाडे ने पूर्णा सार्वजनिक सभा के माध्यम से एक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी और यही पृष्ठभूमि दक्कन विद्रोह के समय एक लहर के रूप में उभरा था। नेक्स्ट पढ़ने आ रहे हैं फड़की आंदोलन। ध्यान रखेंगे कि 1879 में ये महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फड़के ने सरकार के विरुद्ध यह आंदोलन किया था। ये डकैती भी शुरू की थे, एक गुप्त संगठन बनाकर सरकार को लूटते थे और उनकी इच्छा थी कि भारत में एक हिंदू राज्य की स्थापना हो। प्रश्न पूछा गया है कि वासुदेव बलवंत फड़के भारत में एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे और ध्यान रखेंगे कि अंत में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, आजीवन कारावास की सजा हुई और बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व ये दौलता रामोसी के हाथ में चला गया था। दौलता रामोसी ने बाद में इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब पढ़ने जा रहे हैं पंजाब का कूका आंदोलन। 1872 पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। पंजाब में कूका आंदोलन के संस्थापक भगत जवाहरलाल थे। ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है कूका आंदोलन, तो कूका आंदोलन के संस्थापक ये भगत जवाहरलाल थे। कई बार प्रश्न पूछा गया है कूका आंदोलन का हुआ था, पंजाब में हुआ था, इस कब हुआ था? 1872 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? भगत जवाहरलाल थे और 1872 में इन्हीं भगत जवाहरलाल के शिष्य का नाम था राम सिंह कूका और राम सिंह कूका के समय यह आंदोलन विस्तृत हो गया था और इसे नाम दिया गया है कूका आंदोलन। तो ये सारे आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद हुए हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे 20वीं सदी अर्थात स्वतंत्रता संघर्ष के समय का आंदोलन। तब तक के लिए धन्यवाद।